Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali, and today we are going to start our new topic, conjunctions. कंजंक्शंस जो है हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एक मेंबर है जिसका मकसद फ्रेजेस, वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लॉजेस को जोड़ने के काम आता है। जब राइटर या स्पीकर जब एक ही थीम के अंदर मुख्तलिफ बातें करना चाहता है तो वो कंजंक्शंस का इस्तेमाल करता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने, बहुत से लोगों ने जिन्होंने ट्रेन में सफ़र किया हो तो वो अक्सर औकात जो कि ट्रेन का जो स्टॉप होता है रेलवे स्टेशन उसको जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन को कंजंक्शन का लफ्ज़ दे दिया गया है टू मर्ज, टू कनेक्ट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो हम अभी टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कंजंक्शंस की हम जो आज टाइप पढ़ने लगे हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आपको कोऑर्डिनेटिंग से ही अंदाज़ा होगा कि ये कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू सेम थिंग्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू सेम लेवल्स, दोनों की जो एक स्टेट है वो बराबर होती है तो हम कोऑर्डिनेशन ज़ाहिर है उसी के साथ कर सकते हैं। अगर एक मैं एज अ टीचर स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकता हूँ सेम थीम के साथ, उसमें मैं कोई रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, कोई लॉजिक्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोऑर्डिनेशन जैसे आपके स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में या बहुत सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट होती है जिसका एक मकसद सिर्फ होता है कि आपने कोऑर्डिनेशन करनी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, जिसके लिए आपको एक नेमोनिक्स याद करना पड़ेगा विच इज़ फैन बॉयज़। F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फैन बॉयज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हम यूज़ करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के तौर पे कि जब हम दो सेंटेंसेस या फ्रेजेस के लिए हम जब कोऑर्डिनेशन करना चाह रहे हो दो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लेकिन थीम एक है तो हम बात कर सकते हैं, हम लोग इस्तेमाल करेंगे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कि हम ये फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है वाइल राइटिंग देयर एग्जामिनेशन और वाइल टेकिंग देयर एग्जामिनेशन, इधर बोर्ड एग्ज़ाम और कॉलेज एग्ज़ाम्स, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, टर्मिनल एग्ज़ाम, उसमें बच्चे फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं डिस्पाइट नोइंग द रियल पर्पस। कि उसका पर्पस क्या होता है कि जाहिर है कि इंग्लिश में ये जो वर्ड्स बनाए गए हैं कंजंक्शंस, इनको जो दर्जा दिया गया है कंजंक्शंस का, उसको वैसे नहीं दे दिया गया, इसका एक मकसद है बाकायदा। हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर की। तो फॉर हम तब इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीज़न, लाइक इट्स द मीनिंग ऑफ फॉर इज़ बिकॉज, कि हम जब एक रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं, जब किसी रीज़न पे बात करेंगे, उसकी वजह से ये बात हुई, किसी का कारण अगर हम लोग कोई बात करें तो रिज़ल्ट, कोई नतीजा या उसकी वजह से, ठीक है, तो हम फॉर तब इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप बिकॉज यूज़ नहीं कर रहे, आप फॉर यूज़ कर रहे हो, तो इसका फॉर का जो लिटरल मीनिंग बिकॉज में, या जब आपने किसी चीज़ का रिज़ल्ट बताना है, उसका एक रिज़ल्ट बताना है, तो आप फॉर का एज अ कंजंक्शन यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज लेट फॉर माई कार रेन आउट ऑफ गैस। अब यहाँ पे जो कंजंक्शन यूज़ हुआ है फॉर, आई वॉज लेट माई कार रेन आउट ऑफ गैस, ये एक बैलेंस चल रहा है कि उसकी लेट आने की वजह क्या थी। उसकी लेट आने की वजह थी कि उसकी गाड़ी जो थी उसमें गैस ख़त्म हो गई थी, तो हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया। ये इसका रीज़न भी है और इसका लेट आने का रिज़ल्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये इसका लेट आने का रीज़न है। तो जब हम रीज़न पे बात करेंगे तो हम बात करेंगे, हम लोग फॉर का एज अ कंजंक्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एंड की। बेटा एंड जो है बच्चों, हम लोग मतलब एज अ होल सेलर के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ हमारा दिल करता है हम एंड लगाते हैं, बट नो, डोंट यूज़ एंड एज अ जस्ट एज अ सिंपल थिंग। एंड हम हमेशा यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव टू सिमिलर आइडियाज़। हम जब दो सिमिलर मतलब कि दो पॉजिटिव आइडियाज़ को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम एंड एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ओवन वॉज स्टिल ऑन, ओवन जो है वो अभी तक ऑन है, एंड द विंडो वॉज ओपन। अब यहाँ पे आप ये देखें
कि यहाँ पे ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है और ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, दोनों सिमिलर आइडियाज़ हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही। तो हम जब दो सिमिलर आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे या लिखेंगे तो हम अक्सर एंड के साथ लिखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉर की। व्हेन टू नेगेटिव आइडियाज़, नॉर में हम बात करेंगे जब हमारे पास दो नेगेटिव आइडियाज़ हों तो हम नॉर एज अ कंजक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी डिड नॉट लाइक्स मैथ, उसको मैथ बिल्कुल नहीं पसंद। नॉर शी लाइक्स फिज़िक्स, उसको मैथ्स नहीं पसंद ना ही फिज़िक्स। तो ना ही फिज़िक्स, तो हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने एज अ नॉर एज अ कंजक्शन यूज़ किया बिकॉज दीज टू सेंटेंसेस आर टू नेगेटिव सेंटेंसेस। जिस तरह हमारे घर में अक्सर जो वालिदा होती हैं ख़ास तौर पे जब वो बात करती हैं कि ना मेरा बेटा सब्ज़ी खाता है, ना मेरा बेटा कोई पालक खा रहा है, कोई आलू नहीं खा रहा है, मतलब सब्ज़ी की भी वेरिएशंस है, ना ये सब्ज़ी खा रहा है ना ये दालें खा रहा है, ठीक है। माई सन डिड नॉट लाइक पल्सेस नॉर ही लाइक्स वेजिटेबल्स, को ना ही वो सब्ज़ी खाता है ना तो वो दाल खाता है। तो ये हम लोग दो नेगेटिव सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं विद द कंजंक्शन नॉर। अब हम बात करेंगे बट की। बट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? बट हम यूज़ करते हैं व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस, व्हेन देयर इज़ अ चेंज बिटवीन टू सेंटेंसेस। जब दो सेंटेंसेस के दरमियान में हम एज अ कंजक्शन बट तब यूज़ करेंगे जब दो सेंटेंसेस आपस में डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, आपस में इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मली, इनफॉर्मली। इमोशंस, डिफरेंस इन इमोशन, डिफरेंस इन चेंज हम जब बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट फिश फॉर डिनर, ये हमारे पास एक सेंटेंस आ गया। बट आई फॉरगॉट टू बाय वेजिटेबल्स। अब फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग एक नेचुरल इमोशन शो कर रहे हैं व्हेन देयर इज़ अ चेंज, व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं आज हमारे पास डिनर में मछली लेकर आया लेकिन मैं सब्ज़ी लाना भूल गया। अब ये हमारे पास दो डिफरेंट बातें हैं लेकिन देयर इज़ अ चेंज, इसकी वजह से ये हो गया, ठीक है। अगर हम ये बात करें कि आई वॉन्ट टू स्टडी मैथ्स बट माई पेरेंट्स wants me to study engineering, अब इसमें ये बात कर देखें कि दोनों में चेंज आ रहा है, there is a difference, ठीक है। तो हम बट तब इस्तेमाल करेंगे when there is a opposite meaning, ठीक है। जब उसका एक ऑपोजिट होगा, डायरेक्ट ऑपोजिट आएगा तो हम बट यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं और की। और हम तब यूज़ करते हैं when there is choice, when there are choices। जब आपको दो चॉइसेस दी जाती हैं, दो ऑप्शंस दी जाती हैं, तब हम लोग और एज अ कंजक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी माइट गेट अ बेल्ट फॉर हिम और शी माइट बाय हिम अ बुक। या तो वो उसके लिए बेल्ट खरीदेगी या उसके लिए वो बुक खरीदेगी। नो, देयर आर टू ऑप्शंस, ठीक है। जब हम किसी शख्स को चाहे वो लिसनर है चाहे वो रीडर है, दो ऑप्शंस की बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं और की। जब हमारे घर में फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारी अम्मी या अबू या बहन कोई भी है, इसको ऐसा टॉपिक के तौर पे या ऐसा खाने के तौर पे आपको ऑप्शंस दी जा रही हों कि आपने चावल खाने हैं या आपने सालन रोटी खानी है, देन यू हैव दिस इज़ ऑप्शन, तो हम और का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम एज अ सिंगल यूज़ करते हैं, या तो वो ये लेगी या तो वो बुक खरीदेगी। तो इट मीन्स और हम यूज़ करेंगे व्हेन वी आर गिविंग ऑप्शंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं येट की। बेटा येट और बट ये दोनों बराबर हैं। ये भी डिफरेंस और चेंज पे बात करता है, ये भी डिफरेंस और चेंज पे बात करता है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे आता है। फ़र्क आता है कि बट जो है जब डिफरेंस की बात करता है ये एक नॉर्मल टोन होती है विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग, लेकिन येट जो है ये एक सरप्राइजिंग मोड या सरप्राइजिंग टोन के तौर पे बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट स्टडी वेरी हार्ड येट आई गॉट अ गुड स्कोर ऑन द टेस्ट। अब ये बात देखें कि आपके लिए एक सरप्राइजिंग, आई डिड नॉट स्टडी वेरी हार्ड। जैसे हमारे जो कज़न्स या जो बहन भाई, जब हमारी माएँ हमारा रिजल्ट बता रही होती है, वो कहती है मेरे कुछ तो ये कहती हैं मेरे बेटे ने बिल्कुल मेहनत नहीं की और उसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए, मेरा बेटा बहुत ज़हीन है। तो ये पहली बात हमारे लिए एक सरप्राइजिंग होती है। हाउ इज़ इट डैट कम, हाउ इट कम्स, हाउ इज़ पॉसिबल, ये कैसा मुमकिन हो सकता है कि एक बच्चा पढ़े बगैर इतने अच्छे मार्क्स लेता है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। हम उसके लिए बट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये सरप्राइजिंग नहीं है। बट सरप्राइजिंग के लिए यूज़ नहीं होता, लेकिन येट हम सरप्राइजिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सो की। सो इस्तेमाल होता है व्हेन देयर इज़ एन इफ़ेक्ट, ठीक है। हम जब इफ़ेक्ट की बात करेंगे, रिज़ल्ट की बात करेंगे, तो हम
सो इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कंजंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज रियली हंग्री आफ्टर स्कूल सो ही एट अ लॉट ऑफ स्नैक्स। अब ये देखें कि इसके बाद ये हमारे पास जो दूसरा सेंटेंस है ये इसका इफ़ेक्ट है, इसकी वजह से इसने ये किया। ठीक है, आपको इनमें से कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा कि जो पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की वजह से उसने कोई हरकत की हो। तो अगर हम बात करें कि ही इज़ फीलिंग स्लीपी सो ही वेंट, तो अब उसकी वजह से वो जो उसका जो इफ़ेक्ट है उसके सोने का, अगर एक स्टूडेंट बातें कर रहा है ज़्यादा और टीचर क्लास छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब है कि उसका इफ़ेक्ट टीचर पे ऊपर हुआ। तो इसी तरीके से हम सो इस्तेमाल करेंगे व्हेन देयर इज़ एन इफ़ेक्ट और रिज़ल्ट। अब इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जैसे कि फॉर हम यूज़ करेंगे रिज़ल्ट या इसका मीनिंग है फॉर एज अ बिकॉज, एंड हम यूज़ करेंगे दो सिमिलर आइडियाज़ विच कुड बी पॉजिटिव, नॉर हम यूज़ करेंगे टू नेगेटिव आइडियाज़ व्हेन जॉइनिंग टू नेगेटिव आइडियाज़, बट हम यूज़ करेंगे फॉर डिफरेंस और चेंज। ठीक है, इनफॉर्मल, ठीक है, डायरेक्ट ऑपोजिट्स हम जब इस्तेमाल करेंगे। और हम इस्तेमाल करेंगे व्हेन देयर आर चॉइसेस, येट हम इस्तेमाल करेंगे सेम डिफरेंस या रिजल्ट बट सरप्राइजिंगली, अगले बंदे को अगर मतलब चौंका देने वाली बात होगी। सो हम इस्तेमाल करेंगे व्हेन देयर इज़ अफेक्ट। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर विच इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो अभी जो हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो कंजंक्शंस की दूसरी टाइप है विच इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्लास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्लॉज। क्लॉज में फॉर एग्जांपल क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में हम वो बात करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए। जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया तो वो हमारे पास क्लॉज होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तो ये हमारे पास क्लॉज है। अब क्लॉज में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। फर्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। क्लास इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जब हमें मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं होती, विच कैन स्टैंड अलोन, जो हमें पूरी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही राइट्स अ लेटर, हमें इसमें बात समझ में आ गई कि वो ख़त लिख रहा है। तो ये बात हमें इसमें समझने की ज़रूरत है। जो डिपेंडेंट होता है, ये तो आपको वर्ड से समझ आ रहा होगा कि डिपेंड जो है ये किसी पे डिपेंड कर रहा है, ये अकेला कुछ नहीं है। जैसे जो औलाद है, जैसे कि हम लोग अपने वालिदैन के बगैर कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग शुरू दिन से अपने वालिदैन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग हर चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम अकेले, हमारा अपना तारुफ कुछ भी नहीं है, हमारा तारुफ अपने वालिदैन के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। जब तक हम अपने वालिदैन का तारुफ अपने तारुफ के साथ ना ऐड कर लें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग फ़िलहाल डिपेंडेंट हैं। तो हम इंडिपेंडेंट पे बेस करते हैं। मतलब ये कि जो एक बेटा होता है, बेटा फ़र्ज़ अदा तब करता है जब वो उसका वालिद जो है उसको उसके बेटे से के नाम से पुकारा जाए, उसका बेटा इतना तरक्की कर जाए तो तब जाके बेटा अपना हक़ अदा करता है। हक़ तो खैर अदा नहीं होता, लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर लेता है कि अब ऐसी स्टेज में उसका जो वालिद है उसको उसके बेटे के नाम से पुकारा जा रहा होता है। मतलब यहाँ तक आप कह सकते हैं दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेक ऑफ़ योर पेरेंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स। तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। तो हम लोग डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे बेस कर रहा है। इसके बगैर ये कुछ भी नहीं है। इंडिपेंडेंट अकेला तो ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट जो है ये अकेला कुछ नहीं, क्योंकि हमें इससे बात पूरी कंप्लीट समझ में नहीं आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये बात करें कि ही राइट्स अ लेटर बिकॉज ही इज़ गेटिंग लेट। आप लेटर कह लो या एप्लीकेशन कह दो। ठीक है, अगर मैं आपसे अब देखो यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि बिकॉज ही इज़ गेटिंग लेट, अब बिकॉज ही इज़ गेटिंग लेट तो क्या हो रहा है हमें इससे बात, क्योंकि ये एक तो ये आपने देखना है कि ये बिकॉज जो आ गया है, अब इसका भी स्ट्रक्चर S+V है, इसका भी स्ट्रक्चर S+V है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिपेंडेंट है या ये डिपेंडेंट है या ये इंडिपेंडेंट है या ये इंडिपेंडेंट है? इस वर्ड से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और इससे पहले हमें अक्सर कॉमा आ जाता है।
ठीक है। तो अब हमने देखना है कि जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिस सेंटेंस से पहले आ जाए तो वो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन जाता है या डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है, ठीक है। अब बिकॉज ही इज गेटिंग लेट ही राइट्स अ लेटर और ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि वो लेट हो रहा था जिस वजह से वो ख़त लिख रहा है, ठीक है। तो अब हम ये बात करना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको ये बात आप कंफर्म सीख लें कि जिस सेंटेंस से पहले सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। ये शुरू में भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। और जो हमारे पास सिंपल क्लॉज है, फॉर एग्जांपल जो मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके शुरू में और आखिर में कोई भी क्लॉज या कोई भी कंजंक्शन नहीं होता, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड करता है, ठीक है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो हमारे पास फैन बॉयज़ हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, देन विल यूज़ दैट इन एग्जांपल्स। अब ये देखें कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारे पास सबसे पहले जो कंजंक्शन आता है वो आता है आफ्टर, फिर आता है ऑल्दो, फिर आता है एज इफ़, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ़, इवन दो, इफ़ ओनली। ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये आप लोग कई दफ़ा बच्चे जो हैं वो जब यूज़ करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि ये कंजंक्शन है, तो वो बस एज़ इट इज़ इसको एज अ अपने एक अंदाज में इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसको एज अ कंजंक्शन यूज़ करें, आपका क्रिएटिव राइटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी और हमेशा आपको एग्ज़ाम्स में इससे सपोर्ट भी काफ़ी मिलती है। सिंस, दैट, दो, unless, until, when, where, whereas, whenever, whether, which and why। क्लास ये हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि हम इंग्लिश ग्रामर में एज अ कंजंक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं जस्ट टू गिव रीज़न। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने कोई रीज़न देनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप लोग देखें कि अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं एज़, जैसे कि एज़ इफ़, बिकॉज, बिफोर। जैसे ही ड्रिंक्स मिल्क बिफोर ही गोज़ टू बेड, ठीक है। तो बिफ़ोर इस्तेमाल हो रहा है हम जब रीज़न की बात कर रहे हैं और जब हम लोग किसी चीज़ पे बेस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कह दें कि दैट, अनलेस, अनटिल ही इज़ एट होम, ठीक है। मतलब हम जब भी कोई ऐसा कंजंक्शन यूज़ करेंगे जिसका बेस इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरफ जा रहा होगा, जिसकी हम लोग एक डिपेंडेंटली यूज़ कर रहे हैं, डिपेंडेंटली हम लोग मतलब एक चीज़ डिपेंड कर रही है इंडिपेंडेंट पे, मेन बात के ऊपर। मतलब अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरी अगर ये डिपेंडेंसी है, किस चीज़ पे डिपेंडेंसी है, वो हो सकता है आपका शौक़, आपके शौक़ के ऊपर डिपेंड कर सकता है, आपके सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड कर सकता है, आपकी नीड के ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाना उस टाइम आप डिपेंड कर रहा है आपकी भूख के ऊपर, ठीक है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि जब हमसे कोई ऐसा सवाल पूछा जा रहा होता है या जब हमसे कोई डिमांड पूछी जा रही होती है तो हम लोग सिंपल आंसर देते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन द मेन क्लॉज। अगर तो कोई चीज़ नीड हुई किसी की वजाहत तो हम लोग ये काम कर लेंगे, अदरवाइज़ ये काम नहीं होने वाला होता, ठीक है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, बहुत, और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो डिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। तो ये एज अ क्लॉजेस को हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम इसका मेन रीज़न नहीं समझ रहे होते कि इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर है। इसको आप अप्लाइड के सेंस में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप लोग के सामने स्टीव जॉब्स जैसे बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंटली काम शुरू किया, डिपेंड नहीं किया, एक्सक्यूज़ नहीं दिए। क्योंकि जो बच्चा एक्सक्यूज़ देता है इट मीन्स कि उसका दिल नहीं है, उसकी नीयत नहीं है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि उनका नीयत ही नहीं है काम करने की तो वो काम नहीं करते। तो वो हमेशा सहारा ढूंढते हैं। सहारा इज़ समथिंग मतलब एक वो डिपेंड कर रहे हैं किस चीज़ पे, इंडिपेंडेंट पे। उनको कोई काम कहेगा तो वो आगे काम करेंगे, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेंगे। और हमें उनकी कभी समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ आएगी? कुछ वालिदैन जैसे कहते हैं कि हमें अपने बच्चों की समझ नहीं आ रही, हमें किसी शख्स की समझ नहीं आ रही, हमें फ़लाँ रिश्तेदार की समझ नहीं आ रही। इट मीन्स कि दे डिपेंड्स, ठीक है। क्योंकि वो इतने डिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं कि अगर एक जो ख़ास तौर पे ग़ीबत है,
हम जब गीबत करते हैं तो हम किसी की बेस पे कर रहे होते हैं, तो हम जब वैसे कोई बात सुन लेंगे हम कहेंगे इसके हमें इस बंदी की तो हमें आज तक समझ नहीं आई। क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट चीज़ पे। अगर आप इंडिपेंडेंटली बात समझ लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, वरना आप कभी भी बात नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि ये रूल हमें ये बता रहा है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है और डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है, और डिपेंडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट पे बेस करता है। जब तक आपको इंडिपेंडेंट चीज़ नहीं मिलेगी आप डिपेंडेंट चीज़ को कभी समझ नहीं सकते, ना आप कभी किसी को समझा सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग एक्स की कंजक्शंस की एक और टाइप की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ को रिलेटिव कंजक्शंस, विच इज़ क्वाइट ईजी। ठीक है, लेट्स लुक अपॉन दैट। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी टाइप के कंजक्शन पे, जिसका नाम है कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्लास ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं स्टूडेंट्स के, ये वो रिलेटिव नहीं है जो कि हम एक रिलेशनशिप जो कि बात करते हैं रिश्तेदार के लिए, ये वो रिलेटिव नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ऐसा हो सकता है, क्योंकि रिलेशन या रिलेटिव हमेशा दो चीज़ों के दरमियान में की जाती है। तो अब हम बात करेंगे कोरिलेटिव कंजक्शंस की। जैसे कि हमारे पास सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस की कुछ कंजक्शंस मौजूद थे, जो कोऑर्डिनेटिंग है फैन बॉयज़ हमारे पास वो मौजूद थे। तो इसी तरीके से हमारे पास कोरिलेटिव कंजक्शंस के लिए भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले बात करेंगे ईदर और। क्लास ये हमेशा ईदर और जो है ये इकट्ठा आता है, क्योंकि देखो मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव की, रिलेशन की। ठीक है, अब हम क्योंकि ये दो इकट्ठे आते हैं, जब भी दो कंजक्शन इकट्ठे आएंगे तो वो रिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। वी आर हैविंग अ टाइप्स। तो अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ बच्चे इसको कहते हैं आइदर, कुछ ईदर। तो ये एक फ़र्क सिर्फ एक्सेंट का है, ब्रिटिश और अमेरिकन। जो लोग फॉर्मल तौर पे यूनिवर्सिटी जाते हैं वो इसको अक्सर आइदर बोलते हैं, और अमेरिकन वाले इसको ईदर बात करते हैं। तो डोंट कंफ्यूज विद दैट। अगर आप किसी के मुंह से आइदर सुन लेते इट मीन दैट ही हैज़ गॉन टू सम ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, तो इसलिए उसको आइदर बोल रहा है। सो फॉरगेट अबाउट दिस। तो इसको ईदर बोलें या आइदर बोलें, नीदर बोलें या नाइदर बोलें, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो मीनिंग दोनों का बराबर है। ईदर और हम यूज़ करेंगे व्हेन वी हैव चॉइसेस। हम जब चॉइसेस पे बात करेंगे तो हम ईदर और पे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी टू ईदर बाय दैट शूज और आउट देम बैक। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ चॉइस पे। ईदर और जब हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पिए थे तो और हम एज अ चॉइस के तौर पे यूज़ करते थे, तो यहाँ पे भी हम ईदर और लेकिन हमारे पास दो मुख्तलिफ बातें हैं। फॉर एग्जांपल, ही टोल्ड मी टू ईदर बाय दैट शूज़ और आउट देम बैक। या तो आप खरीदो या तो बाहर चले जाओ। ठीक है, या तो उनको आप बाहर निकालो या तो आप ख़रीद लो। मतलब कि ये होता है कि जब आप मार्केट में जाते हो अपनी अम्मी के साथ, तो वो कई दफ़ा कहती हैं या तो आप अपनी मर्ज़ी के जूते ख़रीद लो या कोई भी जूता बाहर निकलवा लो आप। ठीक है, या आप जूते ख़रीद लो या आप दुकान से बाहर चले जाओ। व्हेन आवर मदर्स, आवर पेरेंट्स और गार्डियन गिव ऑप्शंस, जब हमारे पास वो दो ऑप्शन हमें प्रोवाइड करते हैं, जब टीचर हमें दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है, पेरेंट्स हमें दो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, तो वो ईदर और इस्तेमाल करते हैं। या तो हम लोग कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम लोग घर में बैठ के होमवर्क कर रहे हो ख़ास तौर पे, तो वालिदा कहती हैं या टीवी देख लो या काम कर लो। ठीक है, तो वो हमारे पास को रिलेटिव कंजक्शंस होती हैं कि हमारी अम्मी जो हैं या जो हमारे ट्यूटर जो है, जो गार्डियन है, वो हमें दो ऑप्शंस लाजमी देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ईदर और हम चॉइस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल वी हैव नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली और बट ऑल्सो हम इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग किसी सरप्राइजिंगली कोई चीज़ वेरी सरप्राइज बात की जाए। Surprise, when there is a surprise in the sentence. For example, not only did it smell but also taste funny. Wow, इसका मतलब ये है कि उसकी सिर्फ स्मेल नहीं बुरी, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो भी फ़नी है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी सरप्राइज। अगर हम ये बात करें कि ये चीज़ एक सिर्फ मतलब यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ एक स्मेल नहीं है, इसका टेस्ट भी बुरा है, तो कई दफ़ा तो दिस इज़ समथिंग वेरी सरप्राइज। तो हम लोग कई दफ़ा जब जहाँ पे
ओकेजनली कहीं चले जाएं तो हम ये बात करते हैं कि यार ये जगह सिर्फ डरावनी नहीं है बल्कि एक ख़तरनाक भी है। तो ये जब हम लोग ख़ास तौर पे जब हम लोग ईद पे, बड़ी ईद पे जब आप शॉपिंग करते हो बकरे की, अपनी कुर्बानी वाले ईद कुर्बान के लिए, तो आप देखते हो कि जब कोई बड़ा जानवर आता है तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये मारता भी है। ठीक है, तो दिस समथिंग वेरी सरप्राइज। तो हम जब सरप्राइजिंगली बात करते हैं, नॉट ओनली डिड इट स्मेल बट ऑल्सो टेस्ट फनी, तो दिस इज समथिंग सरप्राइजिंगली यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नेक्स्ट पर्सन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने तीसरे कंजक्शन की, जो कि है नीदर नॉर। अगेन नेगेटिविटी, नीदर नॉर। क्लास ये हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग ये तब यूज़ करेंगे जब हम लोग निगेशन पे बात करते हैं, जब हमें कोई कुछ मिलना नहीं होता, मतलब निगेशन कर लो, जब हम लोग बार्गेनिंग कर लो, हम लोग जो निगेशन जब कर रहे होते हैं कि यू विल नॉट गेट दीज थिंग्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम फिर निगेशन पे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग नीदर एट नॉर स्लेप्ट दैट नाइट। अब यहाँ पे हमारे पास निगेशन है विद समथिंग टेकिंग बैक, आपसे वापस लिया जा रहा है, निगेशन। ठीक है, अब ये बात करो, द डॉग नीदर एट, डॉग ने ना तो उस खाया है ना सोया उस रात को, नॉट स्लेप्ट, तो ये हम लोग एक निगेशन कर रहे हैं, वी आर टेकिंग बैक समथिंग, हम आपसे कोई चीज़ वापस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग नीदर और नॉर हम बात करेंगे जब हम लोग क्योंकि निगेशन कर रहे हो, जब आप लोग कोई चीज़ वापस, कोई चीज़ इस चीज़ से वापस ले रहे होते हो कि ना आप ये चीज़ छू सकते हो ना आपने उस चीज़ को छूना है। नीदर यू कैन टच सोफा नॉर द बेडरूम। ठीक है, नीदर ईट फ्रूट्स नॉर ड्रिंक वाटर, ना आप खाना खा सकते हो ना पानी पी सकते हो। दिस इज समथिंग वी आर टेकिंग बैक द राइट्स फ्रॉम यू। ओके, सो द लास्ट बट नॉट लीस्ट, we are having another correlative conjunction is both and, both और and, मतलब both and मतलब ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, both भी और and जब इकट्ठे आते हैं तो हम लोग बात करते हैं when we are including something, adding information। ठीक है, for example, Mr. Philip was both funny and modest about his adventure। अब इसमें दो बातें मिस्टर फिलिप की लाइफ में ऐड हो रही हैं, both funny एंड मॉडेस्ट। अब ये देखें कि एक ये बात, दूसरी ये बात मिस्टर फिलिप की लाइफ में ऐड हो रही है कि वी आर एडिंग समथिंग इन समवन्स लाइफ। तो अब हम जब बात करेंगे, मिस्टर फिलिप वॉज बोथ फनी एंड मॉडेस्ट अबाउट हिज एडवेंचर, कि मिस्टर फिलिप जो है वो अपने एडवेंचर को लेके फ़नी भी है और मॉडेस्ट भी है। तो अब हमारी ये बात जहाँ तक ख़त्म होती है, जो हमने कंजक्शंस पढ़े हैं इसको आप रिपीट कीजिएगा। जो हमारे पास कंजक्शंस हैं ईदर और, मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आप लोग उसको इजीली रिवाइज कर सकें। जो हमारे पास को रिलेटिव कंजक्शंस हैं, फॉर सबसे पहले हमारे पास था ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, बोथ एंड। ठीक है, अब इस पे हमने जो रिवीजन के तौर पे जो हमने इसमें देखना है, ईदर और हमारे पास जो यूज़ होता है फॉर द चॉइस, नॉट ओनली बट ऑल्सो वी यूज़ एज अ सरप्राइज, एंड नीदर नॉर वी यूज़ फॉर निगेशन, बोथ एंड वी यूज़ फॉर including or adding information. So class, we are done with the topic conjunctions. So at the last I'm going to revise from the very beginning till end with only 1 to 2 minutes. Okay, so let's start. सबसे पहले हमने बात की थी coordinating conjunctions की, जिसमें हमने बात की थी fan boys की। ठीक है, फिर हमने बात की थी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, जिस पे हमने बात की थी इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और इसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लॉज के साथ शुरू होता है। ठीक है, फिर हमने बात की है को रिलेटिव कंजंक्शंस की, जिस पे हमने बात की ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। फिर हमने बात की नीदर नॉर की, फिर हमने बात की बोथ
एंड। तो क्लास ये हमारा टॉपिक था कंजंक्शंस का। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ट्राई टू यूज़ दीज कंजंक्शंस इन योर डेली लाइफ एंड while writing your report, essay, paragraph, any creative writing, either it is a free writing, something you wish to write, do it, go ahead, and you should know the purpose of using conjunctions, कि आपने ये conjunction क्यों यूज़ किया है। और यही एक टेक्निक होती है जो कि हम लोग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ पे करते हैं प्रूफ रीडिंग के लिए, और अब बच्चा जो है वो टीचर के पास जाता है कि सर आप हमें ये चीज़ बताएं। दिस इज़ वेरी गुड हैबिट, बट माई सजेशन इज़, मेरी टिप है आपको कि कम से कम ये जो लेसन है जो कि आपके कोर्स के साथ अटैच हैं, आप लोग इसको ख़ुद से पढ़ो, इसकी इन डेप्थ पढ़ो, क्रिटिकल देखो पेपर को, कि जब आपके पास कोई भी ऐसा पेपर आ रहा है, चाहे आप अपने भाई का पेपर चेक कर लो, अपनी छोटी बहन का पेपर चेक करो, उसमें जस्ट आस्क क्वेश्चन व्हाई यू हैव रिटन and here, what is the reason behind, why you choose to write for, why you have written either or, when there are two choices, why you are not writing or after either, why only either. So you should know the purpose of everything. हर चीज़ का मकसद आपको पता होना चाहिए। वैसे ही आपने एक अंधाधुंध, don't blindly follow the things and the rules. You should have a question, you can raise a question. So अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, which very make you interesting one. Have a good day. Bye bye.